हाँ भाई, हम्म 2 मिनट के लिए बात मान ले कि तू अभिजीत दीप क्या है। मैं क्यों मान लूं? मान ले, मैं क्यों मान लूं? अरे मान ले। चल मान लिया। मान लिया? हाँ कौन है तू? अभिजीत दीप क्यों? डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। तो भाई साहब केजरीवाल ने थोड़े दिन पहले एक बयान दिया था। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। और केजरीवाल के बोलते ही अभिजीत दिखपे ने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी और यह पार्टी इंस्टेंट हिट हो गई इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि भाई की पार्टी को पॉर्न वेबसाइट से लेकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह पर प्रमोट किया जा रहा था। पता नहीं भाई साहब इतना पैसा कौन और क्यों लगा रहा था, वो भी दिपके पे। फिर सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ और पहले ही दिन दिपके इंडिया आया तो भाई हिमेश रेशमिया बन के आया था। भाई को लगा वेम्बले स्टेडियम पूरा भर जाएगा मेरे लिए, पब्लिक नाक बंद करके आएगी और हुजूर तेरा 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 सुरूर गाएगी। अब भाई ने तो सोचा हुआ था बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, मुझे रिसीव करने 5-7 हजार लोग तो आ ही जाएंगे। फिर भाई को रियलिटी चेक हुई, क्योंकि इस कमबख्त को लेने कुत्ता भी नहीं आया। भाई साहब के प्रोटेस्ट में मीडिया वाले, पुलिस वाले ज्यादा थे प्रदर्शनकारियों से। फिर भाई गली गली घूमा, कभी लखनऊ, वहां भाई को 15 मिनट में भगा दिया गया, कभी जयपुर, वहां भाई ने 4 थप्पड़ खाए। Cockroach Party founder Abhijit Dipke has been slapped as he was holding a protest with his supporters in Jaipur Shahid Samarak. फिर ये भाई साहब वापस से दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं और प्रोटेस्ट में कमबख्त कोई आता ही नहीं है। ये लोग 50-50 बार अपील करते हैं लोगों से, आ जाओ भाई प्लीज आ जाओ भाई साहब, प्लीज आ जाओ प्लीज। फिर भी कोई नहीं आया। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 20,000 लोग इस जंतर मंतर में भरे हुए होते, अगर देश भर से आवाज उठ रही होती, तो शायद मैं उनसे कहता कि सर चिंता मत करो, हम हार नहीं मान रहे, हम केवल कोई दूसरा तरीका देखेंगे। फिर 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सेशन शुरू होना था और तिलचट्टों ने कहा संसद खुल गया है, चलो संसद का घेराव करते हैं। और देखो भाई साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भारत में पार्लियामेंट सेशन हो और कोई मुद्दा उससे ठीक पहले इतना ना बड़ा बना दिया जाए कि संसद को डिसरप्ट किया जा सके। 2025 का संसद का विंटर सेशन शुरू हुआ तो भाई साहब एसआईआर और पॉल्यूशन के मामले पर इतना हुड़दंग मचा दिया गया कि संसद को बार बार अडजर्न करना पड़ रहा था। उससे पहले मॉनसून सेशन हुआ था 2025 का ही, और उसमें लोकसभा 23% और राज्यसभा मात्र 6% ही चलने दी गई थी। 2/3 टाइम दोनों सदनों का मिला के वेस्ट कर दिया गया था पूरी तरीके से। उससे पहले 2025 का ही बजट सेशन था और वो भी डीलिमिटेशन के मुद्दे की भेंट चढ़ गया था। मणिपुर का जो वायरल वीडियो था वो पार्लियामेंट सेशन से 2 महीने पहले आया था, एक्चुअली मई में आया था, मई में, लेकिन पार्लियामेंट सेशन शुरू होना था जुलाई में, तो उसे ठीक 1 दिन पहले पार्लियामेंट सेशन से वायरल कराया गया। वीडियो वायरल हुआ, मुद्दा बड़ा हुआ और पूरा का पूरा पार्लियामेंट सेशन इस मुद्दे की भेंट चढ़ गया। भाई साहब ये क्या है, आज हम जुलाई में है ना, तो मई के पहले वीक की घटना एकाएक ट्विटर पे 1 दिन पहले आ जाती है। उससे पहले किसान आंदोलन के नाम पे कई सारे पार्लियामेंट्री सेशन खत्म हुए और ये भाई साहब मॉनसून सेशन नीट के मुद्दे की भेंट चढ़ गया। लगातार 4 दिन से पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया गया है भाई साहब। और कमाल तो ये है, कुछ लोग इस पूरे आंदोलन को पॉलिटिकल नहीं मान पा रहे हैं। उनके लिए भाई साहब बस एक शेर याद आया है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट समझ के तुम जो कर रहे हो कांड, बेटा बता रहा हूं केजरीवाल तुड़वाएगा तुम्हारी कमर। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। देखो भाई साहब, केजरीवाल ने युवाओं से कहा था कि ये तुम्हें जेल में डाल भी दें तो अभी चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने कपिल सिब्बल से, मैंने बड़े बड़े वकीलों से बात कर ली है, तुम बस आगे बढ़ो, जेल जाओ, जो कुछ होता है हो जाने दो, हम आएंगे तुम्हें बचाने के लिए, हम आएंगे, एक से एक बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, हम आएंगे बचाने के लिए, हम आएंगे भाई साहब। हमने एक लीगल टीम बनाई है आम आदमी पार्टी ने, हमारी लीगल टीम आपकी मदद करेगी। वाह भाई साहब वाह, मतलब आप ये जो बोल रहे हो कि बच्चे जेल गए तो उन्हें हम छुड़वा लेंगे, भाई साहब ये पक्की बात है ना? नहीं, आपने हेल्पलाइन नंबर जारी तो कर दिया, पर क्या आप सच में छुड़वा लोगे ना? नहीं मतलब सच बोल रहे हो ना? नहीं देख लो, डन है ना? फिर
हम लॉक कर देना। अगर ऐसा है तो बस इतना बताओ कि वो उमर खालिद अभी तक जेल में क्या कर रहा है भाई साहब, उसे ही निकलवा के दिखा दो। और वो शर्जील इमाम की भी थोड़ी सुदूद ले लेते भाई साहब, उसको भी बाहर बाहर निकलवा देते। नहीं एक बार कोशिश तो करो, उनको निकलवा दो, फिर हम मान लेंगे कि आप इनको भी निकलवा पाओगे। देख लो भाई साहब, अगर आपके पिताजी में दम है तो इनको निकलवा भी पाओ तो। नहीं देखो, वैसे मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता रही हूँ, पर अगर केजरीवाल पीएम मोदी के लिए ऐसा सब कुछ बोल सकता है, मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, ये देश आपके पिताजी का नहीं है। तो हम भी तो बोल सकते हैं। नहीं, अब केजरीवाल ने बच्चों को तो भड़का दिया और बच्चे बावले होके उन्माद फैलाने लगे। उस उन्माद को और उसके आगे की पूरी कहानी को आज डिस्कस करेंगे। यू आर वॉचिंग द वॉक शो। अब केजरीवाल ने लड़कों को भड़का तो दिया, पर मॉब ने जो किया वो क्या था? कोई बोला मैं नेपाल बना दूंगा, नेपाल, भारत का नेपाल बना दूंगा जी। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। कोई बोला बांग्लादेश बना दूंगा। ये अभी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे। और कोई तो आया ही अंधभक्तों को पीटने था, पर देखो भाई तो यहाँ पर आया, लेकिन अब इसकी अगली पीढ़ी का कोई वारिस नहीं आ पाएगा। भाई कल मैं आ रहा हूँ जंतर मंतर पे, तो मैंने एक वीडियो डाली कि कोई अंधभक्त मिल गो तो आके खूब छेद दूंगा। फिर उनको रिप्लाई आ रहा हूँ पे कि कल आके दिखाइयो, तो आगे बहन मेरे प्राइवेट पार्ट पे चोट आई है। मैं इस तरीके से मारा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने लाठी खाई, मैं जा रहा हूँ घर। फिर एक बोली कि कोई भी अगर पुलिस वाला दिखे तो उस पुलिस वाले को थप्पड़ मारना दे के, नहीं थप्पड़ मारना दे के। फिर क्या था? फिर पुलिस वालों ने ले ली। पुलिस की वर्दी किसी ने पहनी है, यहाँ से बाहर तो निकलोगे, तुम्हारे घरों के पास पुलिस होगी, थप्पड़ मारना साले, जाके पकड़ के ना मुक्के मारना। बहुत कठोर दिल लोग हो, मेरा दिल तो नहीं झेल पाया सब, मैं नहीं आऊंगी। प्रोटेस्ट, ये कैसे प्रोटेस्ट है? किसी ने दिखाया कि देखो कैसे मुझे मारा गया है, 4 टाके आए हैं, पर यह बताना भूल गया कि पहले खुद ही पुलिस वालों की आंखों पर कोई गाली देके बोला मैं तो मोदी को गोली मार दूंगा। मोदी की बहुत सही क्या मैं अकेले तेरे को गोली मार दूं? मैं अकेले। अब बताओ, जिस आदमी की टट्टी मुंह से निकल रही हो वो मोदी को गोली मारने की बात कर रहा है। जब लड़के मोदी को गोली मारने की बात कर रहे थे तो लड़कियों ने भी कहा इक्वालिटी, हम भी मारेंगे मोदी को गोली। ऑनेस्टली जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। तो कोई आरएएफ के जवान को मॉब बनाकर मारने लगे। उधर डिक पे अब्दिप के भाषण दे रहा था, इधर भीड़ जवान को पीट रही थी। गुंडागर्दी नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं, ये गोली नहीं नहीं। फिर कोई इंडियन आर्मी को गाली देने लगा। टीयर गैस से फुट मार ली भाई हमारी, मेरा पूरा मुंह जल रहा है, इधर ये सारी चीजें जल रही है यार। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी, माँ की तुम्हारी। नहीं देखो, मेरा और तो कोई क्वेश्चन नहीं है इस बंदे से, मेरा बस एक सिंपल सा सवाल है कि क्या तुम्हारी माँ की नहीं है? वहां पर डब्बा लगा हुआ है क्या? अब देखो ये भीड़ ना बाद में भड़की, पहले तो बड़े बड़े आंदोलनजीवी आके इस प्रोटेस्ट को भड़का के जा चुके थे। एक मैडम आई, उन्होंने कहा बस राम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। और वहाँ के लोग मुसलमानों को हिंदुओं से बढ़िया बताने लग गए एकदम से। मैं बताऊं, मेरी एक दोस्त है मोमडन है भाई, इन हिंदुओं से लाख गुना अच्छी है। मुझे मैं 1 बजे रात को जाऊंगी ना, मुझे 1 बजे रात को बंदी खाने बना के उसकी माँ देती है। ऐसी दोस्त है वो, मोमडन है। तो ऐसे हिंदुओं से अच्छा तो ऐसे
फिर कुणाल कामरा आया और उसने कहा कि ये लोग सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये जो कर रही है ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के मेरा बस कामरा से इतना पूछना है कि क्या वो ये बोल सकता है कि इस प्रोटेस्ट में जो भी आया है वो कस्तूरबा के पति का नाम ले लेके आयशा के पति का काम कर रहा है? नहीं, अगर कामरा वाला सही है तो हमारा वाला भी सही होगा ना भाई साहब, हम भी बोल सकते होंगे नहीं? और जब इन लोगों ने ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया तो वहां खड़े लोगों ने भी भगवान राम पर अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। So I don't think so कि anybody wanted to bring भगवान राम मंदिर और whatever the fuck इसमें। अब ऐसी लड़कियों को कोई कुछ बोल दे तो ये कहने लगती हैं बहन की बोला मुझे बहन की बोला, पुलिस वाला बहन की बोला, ये आईओ बहन की बोला मुझे। डिम्पल यादव तो राम मंदिर पे बुलडोजर चलवाने के लिए उतारू हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये तो बुलडोजर वाली सरकार है। ये तो हमारे छात्रों के भविष्य में बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ये तो किसी में भी बुलडोजर चला सकती है, लेकिन असल बात तो ये है जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई तो वहाँ पे इनका बुलडोजर थम गया है। तो आखिरकार ये बुलडोजर क्यों थम गया, सवाल इस बात का है। फिर नसीरुद्दीन शाह भी आया मैदान में। भाई ने बोला मोदी प्रेस से नहीं बोलता है और खुद ही बता देने लग गया कि क्यों नहीं बोलता है, क्योंकि उससे आज भी 2002 के बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे, इसलिए नहीं बोलता है। He never speaks to the press because he's scared. He'll be asked about 2002. जब तुझे आंसर पता था तो क्वेश्चन पूछा क्यों, और जब तुझे खुद ही आंसर बताना था तो खुद ने क्वेश्चन पूछा क्यों? तू बावली बूच है। और घोड़ू जब 10 साल तक उसने लगातार 2002 के ऊपर ही क्वेश्चन लिए हैं, उनके आंसर दिए हैं और उसके बाद जाके डिसाइड किया कि अब मुझे प्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, तो भाई कसूरवार वो कैसे है, प्रेस कैसे नहीं है? कांग्रेस से तो कोई कुछ नहीं पूछता 1984 पे प्रश्न, अखिलेश से तो कोई कुछ नहीं पूछता 2013 पे प्रश्न। फिर भाई ने मोदी जी को जाहिल भी बोल दिया। अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। नहीं, ये भी कमाल ही है, खुद क्वेश्चन बोल के खुद ही आंसर देता है पर जाहिल कोई और है। नहीं, सही है भाई साहब, सही है सर, बहुत सही है भाई साहब। पर मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो पूरा मुद्दा है ये क्यों इतना बड़ा हुआ, और अब जब मोदी ने खुद इस मुद्दे के ऊपर बयान दे दिया है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। आप देख लेना, अब भी ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, क्योंकि वहां बैठे लोग अब खुद बोलने लगे हैं कि ये मुद्दा बाहर से स्टूडेंट का है, अब ये स्टूडेंट का मुद्दा है नहीं। नॉर्मल गाड़ियों पे इन्होंने आज भी हमला किया, बसों पे, जो बेचारे जिनको अपने घर जा रहे थे ड्यूटी से। तो स्टूडेंट का मुद्दा कल्ला स्टूडेंट का मुद्दा नहीं रह गया। इस टाइम इतने बहुत अपनिया रोटियां सीखण आ गए हैं बाहर आड़े, ते इतने स्टूडेंट्स से मेरे हिसाब नाल मैनूं 20% भी पूरे नहीं दिख रहे स्टूडेंट की गाड़ियां निकल रही, उनकी गाड़ियां तोड़ दी। अगर वो तुम्हारे पे हमला करे फिर सब हो गया। अभी सब आप हुल्लड़बाजी मत करो, पुलिस वालों के पत्थरबाजी मत करो भाई, मत करो पत्थरबाजी। ऐसे कई अपने इसमें गद्दार मिले हुए हैं। ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे हैं, कई लोग गद्दार भी हैं। इस मुद्दे को अभी और बढ़ाया जाएगा और इसे बड़ा बनाने का कारण भी मैं बताऊंगा आपको, पर पहले चलते हैं ग्राम दर्शन की ओर, क्योंकि असली समाचार तो वहीं से मिलते हैं। राम राम, ग्राम दर्शन में आपको स्वागत है। अभिजीत दिपके ने निहंग सिखन को बाणा फाड़ दिया। अब जो सिख प्रोटेस्ट में आए हैं वे अभिजीत है कूटने को घूम रहे हैं। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਅਭਿਜੀਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਸਾਡੇ 5 ਮਹਾਕਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੋਊਗਾ। अभिजीत दिपके माफी मांग तो डोल रहा और बोल रहा कि भैया मैं मौत निकल गई, मौत गलती होगी, वो माफ कर दो, हाँ मैं मर जाऊं। तो भैया देखो, कोई प्रोटेस्ट अच्छा है कि बुरा है कि प्रोपेगेंडा है कि एंटी नेशनल है कि नेशनलिस्ट है, कहाँ है यह बात है आप कैसे बता सको, या में ना प्रोपेगेंडा है कि ना है, यूँ कैसे पता चले? भैया एक काम करे करो,
जो वह प्रोटेस्ट से जुड़ो केस लेवे उन वकीलन ने देख ले करो। अब इंदिरा जयसिंह यूं कह रही है कि मैं कॉकरोचन के संग आ गई हूं और मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। भैया तुम्हें पता कौन है इंदिरा जयसिंह? यानी याकूब मेमन को केस लड़ो। यू डिमांड कर रही कि सेक्स को कंसेंट 18 तक घटा के 16 की उम्र को कर दो। यानी निर्भया की माँ है, निर्भया के बलात्कारी ने माफ करने की सलाह दे दी। यू पता कौन है? यानी तीस्ता सीतलवाड़ जैसे अर्बन नक्सल, उन्हें डिफेंड करो। तो भैया ऐसा है, जब ऐसे लोग काकरोचन की गैल आगे तो न्यों समझ लो ये पूरा प्रोपेगेंडा है, पूरा एंटी नेशनल है। फिर भैया 20 तारीख को इन काकरोचन ने ना खूब उपद्रव करो, पुलिस की गाड़ी पलट दी, पुलिस वाले मारे, 1500 जवान घायल हैं। अब ना एक फॉरेंसिक की टीम घूम रही है और सबूत ने इकट्ठा कर रही है। और जब यू प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा तब कितने लोग अंदर जाएंगे वो देखी चाहिए भैया। जो वहां सुरक्षा बल थे उनके शरीर पर बॉडी कैम लगा हुआ था, उनसे उन चेहरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जो उपद्रव में शामिल थे। असली कार्रवाई होगी जब जंतर मंतर खाली होगा। उसके बाद अगर आपका बच्चा या आपके परिवार का कोई सदस्य हिंसा में शामिल पाया गया तो न उसे कभी कोई सरकारी नौकरी मिलेगी न कोई प्राइवेट नौकरी मिलेगी। इसकी व्यवस्था की जा रही है। एनटीसीए प्रोटेस्ट के बाद 2400 लोग अरेस्ट हुए, वहां में तो 2200 अभी भी अंदर ही सुसरे। तो भैया अब कितने जाएंगे न्यों पता चलेगी बाद में। बाकी ये है आज के मुख्य समाचार। मैं अब चलूं, मेल लेके तुम काम पढ़ो। देखो पेपर लीक हर सरकार के अंडर हुए हैं। 2004 से 2014 के बीच ये सारे पेपर लीक हुए हैं जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं। और तब भी किसी सरकार ने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली थी, किसी का रेजिग्नेशन नहीं आया था। प्रियंका वाड्रा ने राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब खुद पेपर लीक के बारे में बोला था कि भाई हमारी सरकार में पेपर लीक हुए हैं। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। और ऐसा ही कुछ पंजाब में हो रहा था। पंजाब में भी पेपर लीक हुए और एक तो अभी 22 जुलाई को ही हुआ है, रिक्रूटमेंट पेपर में चीटिंग कराई जा रही थी। 35 लोगों को पकड़ा गया है इसमें। और उसके अगले ही दिन भगवंत मान की आम आदमी पार्टी ने बयान दे दिया कि पंजाब में एक भी रिक्रूटमेंट पेपर लीक नहीं हुआ है। अब घोड़ू पिछले दिन ही तो हुआ है। और पिछले 6 महीने में ना पंजाब का ग्रुप बी का पेपर लीक हुआ था, फिर क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था। नहीं देखो इसको तो माफ भी कर देना चाहिए, क्योंकि जिस स्टेट का सीएम केवल रात के 8 बजे के बाद इंग्लिश बोल पाता है उस स्टेट में इंग्लिश का थोड़ा बहुत लीक हो जाए तो क्या ही दिक्कत। और इसके अलावा ना पीएसटीईटी का पेपर भी लीक हुआ था, जो मनीष सिसोदिया आज ये बोल रहे हैं। भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मान साहब मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। और इसी मनीष सिसोदिया ने पंजाब में किसी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं लिया है। भाई साहब पेपर लीक एक समस्या है और उसका समाधान इस्तीफे से तो नहीं होगा। हाँ, अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए इस्तीफा लेना है तो अलग बात है, वो ले सकते हो। इसका समाधान केवल समाधान निकालने से होगा, इस्तीफे से नहीं। पिछले पेपर लीक के टाइम पे ना एक एक्स इसरो साइंटिस्ट को बुलाया गया था। उनसे कहा गया था देखो तुम एक कमेटी बनाओ और फिर पेपर लीक की समस्या को सुलझाने के लिए उपाय दो। कमेटी बनाई गई, सॉल्यूशंस निकाले गए, पर उन सॉल्यूशंस पर काम नहीं हुआ। भाई साहब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इन कामों को कौन करेगा? किसने नहीं माने वो सुझाव उसको निकालो। अरे वो तो धर्मेंद्र प्रधान ही था। हाँ तो निकाल साले निकाल। और देखो पेपर लीक में नैरेटिव बनाया ये जा रहा है कि ये बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। जिन लोगों के पास पैसा है वो उन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। पर यह अन्याय तो इस देश में बच्चों के साथ हमेशा से ही होता आ रहा है। जो रिजर्वेशन अंबेडकर ने थोड़े से समय के लिए, नहीं मतलब थोड़े से समय के लिए रखी थी, उस रिजर्वेशन को पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है।
क्या यह अन्याय नहीं है? एक सवर्ण बच्चा 700 में से 650 नंबर लाके भी एडमिशन नहीं ले पाता, वहीं दूसरी ओर एक दलित डॉक्टर का मिलियनेयर बेटा 200 नंबर लाके भी सबसे बढ़िया कॉलेज ले जाता है। क्या ये अन्याय नहीं है भाई साहब? नहीं है सर। आप सुनिए, रिजर्वेशन पे कभी कोई बात क्यों नहीं करता? कोई रिजर्वेशन पे ना तो कोई चैनल बात करता है, ना अपोजिशन बात करती है, ना पक्ष बात करता है। मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के हॉस्पिटल चलते हैं, उनके बच्चों हमसे आधे नंबर लाकर पास हो जा रहे हैं। 4 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है? अभी सचिन तेंदुलकर ने इस प्रोटेस्ट के चलते एक ट्वीट लिखा जिसमें भाई साहब ने कहा, ओनली मेरिट शुड विन, हार्ड वर्क शुड बी रिवॉर्डेड। इसमें भाई साहब बेसिकली कहना तो ये चाह रहे होंगे कि पेपर लीक के कारण जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पैसे वाले बच्चों से पीछे रह जाते हैं, इसलिए मेरिट जो होती है, मेरिट उसको जीतना चाहिए। पर ये एक्चुअली रिजर्वेशन पे भी तो फिट बैठता है। ये ऑटो चालक का बच्चा है, आप एक बार इसकी व्यथा सुनो। मेरा बेटा साइंस में और मैथ में टॉपर नंबर लेके आया, ठीक, इंग्लिश में थोड़ा रह गया। अब मैं इसका जाए पूरी दिल्ली में घूमूं मैं एडमिशन कराने के लिए, इसको चाहिए साइंस, लेकिन इसको मिल रही है कॉमर्स। अब मुझे, और मैं स्कूलों में गया तो कहते हैं जी ये ऐसी नहीं है। ये डॉक्टर मानसी ओबराय हैं, जिन्होंने अपनी मेड के बारे में बताया कि वो सवर्ण है, उसका पति अब उसके साथ नहीं है, 4 बच्चे हैं उसके, अकेली सवर्ण महिला अपने 4 बच्चों को पढ़ाएगी और जब एडमिशन के लिए लेके जाएगी तो उन्हें 650 पौने 700 नंबर लाने होंगे 700 में से, तब जाके उनका एडमिशन हो, ये भी गारंटी नहीं है। पर किसी दलित डॉक्टर के बेटे के अगर 200 नंबर भी आते हैं तो उसको बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। क्या ये बच्चों के साथ गलत नहीं हो रहा है? रिजर्वेशन का आधार केवल और केवल इकोनॉमिक बैकग्राउंड होना चाहिए अगर इक्वालिटी लानी है तो, नहीं तो भाई साहब पॉलिटिक्स के लिए तो रिजर्वेशन चल ही रही है। बाकी अभी चलते हैं घटिया मुशायरे में, उसके बाद आगे की बात करेंगे।